मैं अपने समाज के सभी संत महागुरुओं के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं कि भाई पन्नालाल जी ने, मैं इनको कहूँगा कि जब प्रोग्राम गए तो मुझे कुछ दिन पहले बता दिया करें। मुझे कल ही अचानक रात में अमिकोस गौतम जी का फ़ोन आया था, और चूँकि आपके पास मैं आते रहता हूँ और एक दो बात बहुत अच्छी लगती है जो मैं आपको शेयर करूँगा, इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि मैं रात को सुल्तानपुर से आ रहा था केनाइटी में अपना लेक्चर प्रस्तुत करके, तो मैं आने के मूड में नहीं था, लेकिन चूँकि आपकी बात थी और अमिकोस गौतम जी ने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि पन्नालाल जी ने आपको बुलाया तो प्लीज़ आप आइए, और अखिलेश भाई अक्सर मुझे फ़ोन करके याद करते रहते हैं, तो मैं मना नहीं कर पाया। और यहाँ पे मेरा बड़ा सम्मान है, ऐसा मुझे लोग बताते हैं, जैसा प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि हमारे काफ़ी छात्र जौनपुर एरिया में और इस मछली शहर में रहते हैं और हमारा बड़ा तारीफ़ करते हैं, तो इसलिए मैं आया। और सबसे पहले दो तीन बातें करके फिर संविधान पे हम लोग बात करते हैं, जो बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। और पिछले साल जब मैं आया था आपके पास, तब भी ये बात शायद मैंने कही थी कि जेएनयू में एक प्रोफेसर हैं विवेक कुमार, वो कहते हैं कि हमें अपने महापुरुषों की जीवनी या उनसे रिलेटेड सभी जो फेस्टिवल्स हैं या उनके जन्मदिन को मनाना चाहिए। और इसकी वजह यही है कि जब जन्मदिन मनाया जाता है तो हमारे समाज को लेकर इकट्ठा होते हैं और उन विचारों की बात करते हैं। साहब कांसीराम भी कहा करते थे और हमारे बाबा साहब भी कहते थे कि विचारों को बार बार मांझना चाहिए। जितना विचार मांझा जाएगा उतना ही आपका आइडियाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और कई बार ये कहा जाता है कि पूरी हिस्ट्री का एक नियम है कि अगर आपका बार बार कोट नहीं किया जाएगा तो आप मर जाएंगे। तो बाबा साहब इसलिए कहते थे कि बार बार अपने विचारों को मांझना चाहिए। और मैं पन्नालाल जी से स्पेशली बहुत प्रभावित हूँ कि कम से कम ये दो प्रोग्राम 14 अप्रैल और संविधान दिवस की शायद ये पहली बार इन्होंने शुरुआत किया है, और ये बहुत अच्छी गतिविधियाँ हैं आरएसएस से मुकाबला करने के लिए या इस तरह के आइडिया से मुकाबला करने के लिए हर घर में सब तरह का प्रोग्राम होना चाहिए। देखिए, जब मैं छोटा था तब भी मैं डॉक्टर बी आर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाता था, और बहुत छोटा था, मतलब हाई स्कूल का छात्र था तब मैं मनाया करता था। उसके बाद गांव से बहुत लड़ाई हो गई, जैसे कई बार अटैक हुआ मेरे ऊपर और एफआईआर भी हुए, आज भी मुकदमा चल रहा है। तो इस वजह से हम तो रोक दिए, क्योंकि हमारे समाज में निडर भाई ने कहा था ना कि हमारे समाज में भी लोग शोषक लोग पैदा हो गए हैं। तो गांव से लोगों से मिलकर, हमारे समाज के लोगों ने मिलकर मुझ पर मुकदमा दर्ज किया है, वो गोरखपुर न्यायालय में विचाराधीन है। तो इस वजह से हमने रोक दिया, लेकिन बाकी जगहों पे चल रहा है। मेरा आप सब से रिक्वेस्ट है, भले ही संख्या कम है, यदि हम सब लोग पन्नालाल भाई से सीख लें और अपने अपने घर में बाबा साहब की जयंती और इन जयंती के साथ साथ उन तमाम महापुरुषों की जयंती मनाएं, जिसमें हमारे देश में जो बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष हैं, साहू जी महाराज हैं, ज्योतिराव फुले हैं, सावित्री बाई फुले हैं, जिज्ञासु जी हैं, जयपाल मुंडा जी हैं, और बिरसा मुंडा जी, जयपाल मुंडा संविधान सभा में थे उनका, और पेरियार ललई यादव जी का, और भिखारी ठाकुर जी का। अगर हम लोग सबके जन्मदिन को मनाना शुरू करें तो निश्चित तौर पे एक पूरे भारत में बड़ी क्रांति होगी। और ये पन्नालाल से सीखने की बात है कि सब लोग जाएं तो अपने घर में अलग अलग समय पे जयंती मनाएं, ताकि कम से कम इतना ही लोग इकट्ठा हों, तब भी एक विचार का संचार होगा। मेरे अंदर विचार का संचार इसलिए हो पाया था कि मेरे फूफा जी बहुजन समाज पार्टी के नेता हुआ करते थे। मैं पश्चिम बंगाल में था, और मैं अपनी कहानी बीच में बताऊंगा। तो फूफा जी बार बार मुझे समझाते थे, मैं भी नहीं जानता था इनको। काशीनाथ यादव जी की वजह से, जो बहुजन समाज पार्टी के एक ज़माने में एमएलसी थे, उनकी वजह से मैं ये जाना था
और मैं आज भी उनको अपनी राजनीतिक गुरु ही मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे कैसेट के माध्यम से एक बार पश्चिम बंगाल में मैं तो छोटा था बहुत, और जब आया जाति की वजह से तो बहुत ज़्यादा अत्याचार मैंने बंगाल में भी देखे, गोरखपुर में भी देखा। मेरा जन्म गोरखपुर में हुआ है, तो वहाँ भी मैंने बहुत देखा था। वो कहानी मैं आपको बीच में बताऊँगा। तो सर वहाँ पे काशीनाथ यादव जी का बिरहा चल रहा था, और मैं बिरहा नहीं गाता था, मैं हालांकि बीच में गायक भी था, मुकेश की आवाज़ का गीत भी गाता था मैं। तो ये जो बिरहा चल रहा था, उन्होंने कहा कि राम खिलावन, तो उन्होंने कहा कि अगर आपने एक बार राम खिलावन का नाम लिया तो एक चमार होंगे, यदि आपने नाम लिया राम खिलावन राम तो आप डबल चमार हो जाएंगे। तो मैं क्लास लेके आ रहा था, मैं चुपचाप किताब लेकर बैठ गया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि चमार से तो मैं डिग्रेडेड था ही, लोग मुझसे बहुत नफरत करते थे, पानी नहीं पीते थे, आज भी नहीं पीते हैं। इनफैक्ट इतना चेंजिंग के बावजूद भी गांव में आज भी ये त्रासदी है। हालांकि विचार बहुत बदले हैं, यादव समाज में बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन फिर भी हमारा चूँकि गांव यादव बहुल इलाका है, तो एक तो सामंतवादी ट्रेडिशनल एरिया रहा है, तो वहाँ पे आज भी है, विचार बदले हैं। कुछ छात्र हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आए, अब उनके बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो मैं उनको शिक्षा देता हूँ, बताता हूँ, तो बच्चे बदलते हैं कि सर आपके साथ बहुत अत्याचार हुआ, लेकिन अब हम लोग बदल गए हैं और आपका बड़ा सम्मान करते हैं, ऐसे बच्चे कहते हैं। तो ये जो विचारधारा की बात है, हम लोग आरएसएस और बीजेपी से या तमाम कम्युनलिज्म फोर्सेस पूरे वर्ल्ड में हैं, उसके मुकाबला करने का मात्र एक तरीका है, यही तरीका है, हम लोग सब कुछ बहुजन समाज पार्टी पे ना छोड़ें और वाम से पे ना छोड़ें। जितने भी समाज के लोग हैं, एक दो लोग हैं, सब अपने घर में हमारे महापुरुषों की तमाम लिस्ट हैं, और दलित दस्तक ने बहुत अच्छे से निकाला है, उसको ले कर के 10 ही लोग सही, अगर आप लोग ऐसा जन्मदिन मनाएंगे, संविधान दिवस मनाएंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे समाज में वो दिन दूर नहीं जब आप ये कहते हैं कि साहब कांसीराम पैदा हों, अंबेडकर पैदा हों, और भी समाज के लोग पैदा हों, तो पैदा हो जाएंगे यदि आप लोग ऐसा जन्मदिन मनाएंगे। यदि नहीं मना पाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, जामिया हो, डीयू हो, ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, ऐसी दुनिया नहीं बची है जहाँ पे हमारे लोग पढ़ने लिखने नहीं गए। इसके बावजूद भी क्रांति नहीं हो पा रही, इसके बावजूद ही बदलाव नहीं हो पा रहा। बदलाव केवल इसी बात से आएगा कि जब हमारे विचार माने जाएंगे, साझे किए जाएंगे, और हर समाज का लोग, इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सब तरह के लोग इस 85 के आइडियाज़ को पूरा करेंगे। और जैसे सर ने कहा कि हुक्मरान बने, जब हम हुक्मरान बनेंगे तब जा कर के ये सारी समस्याओं का निजात कर पाएंगे। तो मैं इसी बैकग्राउंड के साथ संविधान की बात करना चाहता हूँ, और शुरुआत ये कहना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में जैसा सर ने बताया कि बीजेपी की सरकार ने 2015 में ये घोषित किया कि संविधान दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, और 125वां बाबा साहब के अवसर पे कहा था। देखिए, दो तरह की बात होती है। बीजेपी शायद ये बात अच्छी तरह से समझती है, या हमारे आइडियाज़ को ठीक से समझती है कि किस समय पे किस अवसर को इस्तेमाल करना है, और वो अवसर इस्तेमाल करना बीजेपी जानती है। दो पॉलिटिकल पार्टीज़, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, ये मार्केटिंग करना जानते हैं, एडवर्टाइज़ करना जानते हैं, और शायद ये समय की मांग थी। मोदी सरकार को लग रहा था कि यदि हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या बहुजन समाज में जन्मे संतों महापुरुषों के बारे में अगर हम इग्नोर करेंगे तो शायद बीजेपी का सत्ता बहुत दिन चला नहीं पाएंगे। और ये सोचते हुए बीजेपी ने ये घोषित किया, चूँकि हमारा समाज बहुत भोला भाला समाज है और दिल का बहुत अच्छा समाज है, उसके अंदर छल कपट नहीं आते। बीजेपी ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया, और इसीलिए 125वां अवसर पे बाबा साहब के उन्होंने ये घोषित किया कि हम संविधान दिवस मनाएंगे। ये ऐसी बात नहीं थी कि बीजेपी की वजह से हम संविधान दिवस मना रहे हैं।
हमारा समाज, यदि आप हिस्ट्री की किताब को देखेंगे, जॉस ऑस्टिन की किताब को देख लीजिए, फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, या जो संविधान सभा के असेंबलीज के रिकॉर्ड हैं, या इसके इतर भी बाबा साहब का जो मूक नायक पत्रिका है, इनको आप देख लेंगे तो हमारे समाज के लोग बाबा साहब की आइडियाज़ को बहुत दिनों से मनाते चले आ रहे हैं। ये नहीं था कि मोदी सरकार ये घोषित की तब हम मनाने आए। तो मोदी सरकार ये जानती थी कि हम इसको कैसे एक्सपोर्ट करें, और इसलिए उसने ये बात कही कि 2015 में संविधान दिवस मनाएं। तो हमको उसके छलावे में नहीं पड़ना है। और बहुत से लोग इस छलावे में आ जाते हैं कि देखिए बाबा साहब के बारे में तो मोदी सरकार ही ने कहा है, और हम उसके छलावे में चले जाते हैं। एक बात ये। दूसरी बात, 2015 के बाद पहली बार कल 26 नवंबर को मोदी सरकार ने ये घोषित किया कि पूरे भारत के यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और सरकारी जगहों पर संविधान दिवस मनाया जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, और उसने टाइटल क्या रखा है? टाइटल रखा है कॉन्स्टिट्यूशन द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। और ये लिखा है कि भारत जो है मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी है, माने भारतीय जो लोकतंत्र है उसके लोकतंत्र की जननी भारत है, ऐसा मोदी सरकार कहती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा एजेंडा है। इस एजेंडा में हमें पढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए कि भारत लोकतंत्र की जननी नहीं है। मैं ये बात नहीं मानता कि भारत लोकतंत्र की जननी है। निश्चित तौर पे बाबा साहब बौद्धिज्म से प्रभावित थे, वो बात अलग है। लोकतंत्र की जननी भारत नहीं है, ये मैं ठीक कह देना चाहता हूँ। और ये मोदी सरकार यह कह करके अपने किसी हिंदू एजेंडे को या इंटरनल हिडन एजेंडा को हम पे लागू करना चाहते हैं। एक बात। दूसरी बात, ये जो डेमोक्रेसी का ट्रेडिशन है, दो तरह से मैं इसको देखता हूँ, एक भारत के संदर्भ में और एक वर्ल्ड के संदर्भ में, संविधान के विकास के संदर्भ में। चूँकि मैं हिस्ट्री का छात्र हूँ सर, आप लोग बहुत से लॉयर बैठे हुए हैं, तो हिस्ट्री के अनुभव से मैं आपको बात बता रहा हूँ कि कैसे भारत के संविधान और जो आज का संविधान है, कैसे बाबा साहब ने उससे प्रभावित हुए और बाबा साहब ने क्या क्या गुण दिया, और किस लिए बाबा साहब को जनक बोला जाता है। क्यों हम बाबा साहब को ये कहें कि ये संविधान के जनक हैं, क्योंकि हमारे पास इसका कंक्रीट एग्जाम्पल नहीं है। सबसे पहले कोऑर्डिनेटर साहब आए थे, बोल रहे थे ना कि बीजेपी ने एक और चाल चलाया है, और ये बहुत दिनों से है हमारे समाज में कि संविधान बनाने वाले अम्बेडकर नहीं, बहुत से लोग हैं। इसमें राजेंद्र प्रसाद का नाम बताते हैं, के मुंशी का नाम बताते हैं, और श्याम बेनेगल का नाम बताते हैं, BN राव सर का नाम बताते हैं कि सभी लोगों ने संविधान बनाया। एक चाल ये है। दूसरी चाल ये है कि कहते हैं कि भारत का तो बहुत सा संविधान जो है वो दुनिया के देशों से लिया गया है, तो ये तो दुनिया से लिया गया संविधान है, अम्बेडकर साहब ने कुछ नहीं किया, ऐसा एलिगेशन लगाया जाता है। ये दोनों ही एलिगेशन गलत है, और ये दोनों बड़ा एलिगेशन है जो कि हमारे समाज में पॉपुलराइज किया जाता है। यदि आप सवर्ण समाज के बीच में बैठेंगे या इस मानसिकता के लोगों के बीच में बैठेंगे तो ये बात आती है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान के निर्माता नहीं हैं, और संविधान की जितनी भी खूबियां हैं वो भी बाहर से लाई गई हैं। इस तरह के बात लगते हैं। इन दोनों बातों को मैं खंडन करता हूँ। ये दोनों बात इतना सत्य नहीं है जितना कि बताया जाता है। मैं पहले इस तरफ इशारा करता हूँ कि कैसे पूरी दुनिया ने एक संविधान की बात की, उसकी तरफ जाता हूँ, फिर भारत पे आएंगे। मुझे लगता है आप लोग सुनना चाहेंगे ना? बोर तो नहीं होंगे ना? तो देखिए, सबसे पहले पूरी दुनिया में एक जो मॉडर्न साइंस का, मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, वो इंग्लैंड में जब मैग्ना कार्टा नामक एक विद्रोह हुआ। मैग्ना कार्टा बेसिकली राजा और सामंतों के बीच का विद्रोह होता है। उस मैग्ना कार्टा में सामंतों का मतलब जो जमींदार हैं, ऐसे पावरफुल लोगों ने उस पर दबाव डाला और राजा को मजबूर किया कि वो टैक्स कलेक्ट करेंगे, पैसा कलेक्ट करेंगे, आर्मी रखेंगे
और राजा मजबूर होकर के सामंत के बातों में आकर के आए। लेकिन उसमें एक अच्छी बात रही कि सामंतों ने राजा को मजबूर किया इस संविधान के लिबर्टी के लिए। तो यहाँ से एक तरह से शुरुआत विदेशों में मानी जाती है कि यहाँ से एक अधिकार की बात शुरू हुई, और उसके बाद लगातार इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए, चूँकि भारत का जो डेमोक्रेसी है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वो इंग्लैंड से ली गई है, तो इसीलिए इंग्लैंड को बताना ज़रूरी है। अब इंग्लैंड में 1688 में एक क्रांति और होती है जिसका नाम है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, जिसको हिंदी में कहते हैं रक्तहीन क्रांति। यह भी एक क्रांति बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था कि राजा जो था वो कैथोलिक धर्म को मानने वाला था, और जो वहाँ के लोग थे वो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते थे। इस पर एक विवाद हुआ और ये तय हुआ कि राजा को मजबूर करेंगे प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने के लिए, और उसी समय बिल ऑफ राइट्स एक अधिकारों की घोषणा पत्र घोषित की जाएगी। राजा जब यहाँ पे जो इंग्लैंड के राजा थे वो मानने को राजी नहीं हुए तो मजबूर कर दिया गया उनको, और वहाँ के सामंत प्लस कुछ फार्मर्स मिल करके राजा को फांसी पर चढ़ा दिए। ये पूरी दुनिया के इकलौता ऐसा घटना था जिसने दुनिया में ये कहा गया कि एक रक्तहीन क्रांति थी। यही का एक व्यक्ति था जिसका नाम है थॉमस पेन। थॉमस पेन यहाँ से वो इंग्लैंड के लोगों को बहुत अच्छा नहीं मानता था। उसको लगा कि ये बहुत ज़्यादा दिखावा है, तो ये भाग करके अमेरिका गया, और अमेरिका में अमेरिकन क्रांति हुई। अमेरिकन क्रांति वहाँ के लोगों की क्रांति नहीं थी, बल्कि माइग्रेशन में बहुत से लोग आए थे, और वहाँ पे जा करके थॉमस पेन ने अमेरिका में क्रांति के लिए एक बिगुल बजाया, और वाशिंगटन और कई लोगों ने अमेरिका में क्रांति की बात की। अब वहाँ से एक और बात आती है जिससे पूरी दुनिया, जिससे बाबा साहब बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, और इनफैक्ट पूरी दुनिया का जो समाज है वो वहाँ से प्रभावित है, वो है उसका नाम है फ्रांस। अब थॉमस पे जब फ्रांस में आया, यहाँ पे खुद के देश के बारे में क्रांति झगड़ा चल रहा था। कितनी अजब बात है कि वहाँ पे खुद के देश के बारे में लड़ाई चल रही थी, और हमारा देश जो सामंतवादी देश था या ब्राह्मणवादी देश था या जातिवादी देश था, इसके बारे में हमारे समाज के लोगों में उस तरह की कोई क्रांति नहीं हो पाई थी जैसी कि क्रांति फ्रांस में हुई। थॉमस पेन ने 1789 में घोषित किया था कि फ्रांस की क्रांति के बारे में, और वहाँ पे अधिकारों की बात आई। सबसे पहले थॉमस पेन ने एक बात लिखी थी जिसका नाम था राइट्स ऑफ मैन, मानवाधिकार की घोषणा की गई थी फ्रांस की क्रांति में। और वहाँ भी एक और खूबसूरत बात हुई थी जिससे कि बाबा साहब प्रभावित है, जैसे जिसका नाम वोल्टेयर है, रूसो है, डिडरो है। बाबा साहब इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। हर जगह पे बाबा साहब इंग्लैंड की बात लिखते हैं। यदि बाबा साहब की राइटिंग और स्पीच आप देखें, हर जगह पे बाबा साहब ये बात, भारतीयों को कोट नहीं करते सिवाय गौतम बुद्ध और कबीर और साहू जी महाराज, अपने इनको छोड़ करके बाबा साहब किसी को कोट नहीं करते हैं। केवल अगर कोट करते भी हैं तो एडवर्ड बर्के का कोट करते हैं, इमानुएल कांट का कोट करते हैं, थॉमस पेन को कोट करते हैं, वोल्टेयर को कोट करते हैं, रूसो को कोट करते हैं जब लिखते हैं। कभी इंडियन राइटर को कोट नहीं करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात रही कि भारतीय समाज के लोगों ने बार बार जो यहाँ के तथाकथित ब्राह्मणवादी लोग थे लाते थे इधर, बाबा साहब जाते थे उधर हमेशा, और शायद उसी वजह से हम लोग सीख पाए। आपको याद होगा कि थॉमस पेन की किताब राइट्स ऑफ मैन पढ़ने के बाद ही ज्योतिराव फुले क्रांति किए थे। उससे पहले ज्योतिराव फुले नहीं जानते थे। थॉमस पेन की किताब राइट्स ऑफ मैन ज्योतिराव फुले साहब पढ़े और सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ाए, और जब सावित्रीबाई फुले जी जब पढ़ी तब जा कर के ये शिक्षा का अलग जगह। तो बाबा साहब बार बार कोट करते हैं, और इसका रिजल्ट हुआ कि देखिए कितने लोगों ने थॉमस पेन को पढ़ा और बाबा साहब पढ़े। अब बाबा साहब, एक बात यहाँ पे था कि हमारे खुद के जो वहाँ के स्ट्रक्चर था उसके खिलाफ बाबा साहब उसके खिलाफ वहाँ के लोगों ने क्रांति की। एक बहुत खूबसूरत बात हम सब इतिहास में पढ़ेंगे, इतिहास ही नहीं साइकोलॉजी में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, और आपके दर्शन शास्त्र में पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हैं कि प्राचीन काल, प्राचीन वर्ल्ड या प्राचीन इंडिया में जो सरकार है
वह दैवी शक्ति का अधिकार है ना। कहते हैं कि दैवी शक्ति के वजह से हमारी सरकार आती है। और राजा अपने को क्या कहते हैं, प्राचीन काल के हों चाहे प्राचीन वर्ल्ड के हों या चाहे प्राचीन भारत के हों, राजा ये कहते हैं कि चूँकि राज्य को भगवान ने बनाया है, इसलिए हम उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधित्व हैं। तो यह बेवकूफ़ी बनाया गया। प्राचीन वर्ल्ड के लोगों को भी बेवकूफ़ बनाया गया और भारत के लोगों को भी बेवकूफ़ बनाया गया। प्राचीन भारत में बेवकूफ़ बनाया गया और मध्यकाल में बेवकूफ़ बनाया गया। और हम इस बात को मानते रहे, कि हाँ ठीक है, सरकार तो भगवान की देन है और राजा भी भगवान है। और इसीलिए हमारे लोग जितने भी राजा हुए उसकी पूजा पाठ करते हैं। और जो धर्माचार्यों की बात इन्होंने कहा, धर्माचार्य पुरोहित ने हमें फंसा कर रखा कि हाँ यही देवी देवता हैं हमारे, और इन्हीं देवी देवताओं के चक्कर में हम हमेशा लगे रहे। लेकिन अच्छी बात ये रही कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक एक किताब जिसको रूसो ने लिखा, रूसो ने इन सभी बातों को डिनाई कर दिया। उसने कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट राजा है ये बिल्कुल गलत है। राजा ने राज्य को नहीं बनाया। और उससे भी गलत है कि आप ये कह रहे हैं कि राजा जो होता है वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है। हम बचपन में ही पढ़ते आए हैं और हमारे दिमाग में बात ठीक से बैठ गई कि राजा जो होता है वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसीलिए चाहे वो बलबन हो, चाहे वो प्राचीन काल के शासक हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे एलिजाबेथ हो, सब लोगों ने यही बात कही। एज ए रिजल्ट हुआ कि हम लोगों ने जो हिस्ट्री की किताब पढ़ी उसमें हमारा जो रोल था वो गायब हो गया। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात को रूसो ने जिनेवा में इस किताब को बैन कर दिया और रूसो ने कहा कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, राजा नहीं है बल्कि ये जो राज ना कुछ लोगों के द्वारा बैठ कर के बनाया जाता है। ये नहीं है कि राज्य को भगवान ने बनाया। तो उसने कहा कि ये लोगों के द्वारा बनाया गया। यह बात इतनी तय रही कि संविधान सभा में आप देखिए, जब उसने ये कहा कि लोगों ने बनाया, तो उसकी किताब का नाम इसलिए पड़ा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये सामाजिक संविधान नाम है किताब का, लेकिन बेसिकली ये राजनीतिक किताब है। और इस किताब ने पूरे वर्ल्ड में एक अलग सा जगाया। न केवल सोशल कॉन्ट्रैक्ट बल्कि मॉन्टेस्क्यू नामक एक इतिहासकार है जिसने कहा राजा क्या होता था। जैसे हमारे देश में कई फिल्में आई हैं, बाहुबली जैसी एक फिल्म है, उसमें क्या कहता, राजा कहता कि माई ऑर्डर इज़ माई लॉ, मैं जो कह रहा हूँ वही कानून है। और क्षत्रिय भी ऐसे ही कहते थे कि मेरे भुजाओं में ताकत है। यही ब्राह्मण कहते थे कि मेरी आवाज़ भगवान की आवाज़ है, संस्कृत देववाणी है। और ब्राह्मण यह बातें कह करके, और ऐसे ही हम जानते हैं कि ये कहते हैं कि भगवान और गाय को मारेंगे तो पाप लगेगा। इस छोटी छोटी बातें कह करके हमारे दिमाग में बैठा दिया गया कि भाई वही देवता है, वही जजमान है, वही सब कुछ है। इस बात को खंडन किया मॉन्टेस्क्यू की किताब ने, जिसमें कहा था स्पिरिट ऑफ लॉ कहा गया। और उसमें कहा गया कि जो लेजिस्लेटिव पावर है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, माने कार्यपालिका का पावर और न्यायपालिका का पावर और व्यवस्थापिका यानी संसद की पावर, ये तीनों पावर जो राजा को मिलती है वो राजा को मिलना नहीं चाहिए। और एज ए रिजल्ट हुआ कि मॉन्टेस्क्यू के इस वजह से क्या हुआ कि पूरी दुनिया के देशों ने, अभी इस हमारे पास अखबार की कटिंग है उसके अनुसार 1789 से लेकर के 2005 तक करीब 809 संविधान बने हैं। 809 संविधान कल इस व्यवस्था पे कि केवल राजा के पास पावर नहीं होना चाहिए, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। यह बात बाबा साहब अम्बेडकर को भी समझ में आई और यह बात इस संविधान के बनाने वालों को भी समझ में, बाबा साहब को यह बात समझ में आई। आपको पता है संविधान सभा में जब यह बात हो रही थी कि ये पावर किसके हाथ में जाएगा, सॉवरेन पावर किसके हाथ में जाएगा, तब वहाँ पे एक महावीर त्यागी थे, बोले नहीं ये पावर महात्मा गांधी के हाथ में जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नहीं ये पावर महात्मा गांधी के हाथ में जाएगा। और लगभग लोग महात्मा गांधी के बारे में, चूँकि जॉन ऑस्टिन जो किताब लिखते हैं उस पर महात्मा गांधी का ज़्यादा प्रभाव है। और चूँकि बहुत से इतिहासकारों, रामचंद्र गुहा ने ये बात कही
कि चूँकि संविधान सभा में कांग्रेस के ज़्यादा सदस्य थे, तो ये जो संविधान था वो कांग्रेस का संविधान है, ये संविधान नहीं है। इसीलिए वो बार बार मजबूर कर रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर ये मजबूर कर रहे थे बाबा साहब को कि आप संविधान में जो शपथ लेनी है वो महात्मा गांधी के नाम पर शपथ हो। तो किसी ने कहा, महावीर के जगह पे, महावीर त्यागी के बाद एक रघुबीरा हैं, वो भी संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। रघुबीरा ने कहा नहीं नहीं साहब, महात्मा गांधी के नाम पे नहीं, राम के नाम पे शपथ लेनी चाहिए, प्रभु कृष्ण के नाम पे शपथ लेनी चाहिए। सबकी बात सुनते हुए, चूँकि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, सबकी बात सुनते हुए बाबा साहब ने कहा कि ये बात सत्य नहीं है, और उन्होंने कहा हमें शपथ लेना वी द पीपल, ये शब्द निकाला। जरा सोचिए कितने इम्पॉर्टेंट शब्द है, वी द पीपल कहा, और इस बात पे फिर बाबा साहब ने सबको समझाया और तब सहमति बनी, और हमारे पास जो प्रस्तावना हमने पढ़ा वी द पीपल आया। ये बाबा साहब की देन थी, इसीलिए बाबा साहब को हमें जनक मानना चाहिए, क्योंकि ये बात कही। अच्छा, हम दूसरी प्रक्रिया में चलते हैं, भारत की धरती पे चलते हैं। मैंने पहले कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर प्राचीन काल में केवल गौतम बुद्ध को मानते थे, हम सब जानते हैं। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये बात कही थी कि मैं जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट है जो भारतीय संविधान में आया, ये गौतम बुद्ध से हमने सीखा है। और गौतम बुद्ध का जो रिलीजन था, जिसे बुद्धिज़्म कहते हैं, इस धर्म में इतनी खूबसूरत बातें थी जिसको बाद में अपर कास्ट के लोगों ने अपना लिया। एज ए रिजल्ट ये धर्म में ज़्यादातर अपर कास्ट के लोगों के आने की वजह से क्या हुआ कि इसकी जो खूबसूरती थी वो समाप्त हो गई और समाप्त होने लगी। और मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसा समाज है, ऐसा समाज मतलब तथाकथित जो अपर कास्ट का समाज है वो गेहूं में घुन की तरह होता है, जैसा आपने बताया और किसी ने बताया था कि कैसे घर में जाकर मिल करके आपकी साथ नीरज भाई ने बताते कि तावे की रोटी, ऐसे गौतम बुद्ध के इस आइडियाज़ को समाप्त कर दिया। और गौतम बुद्ध के बहुत सी बातों को उन्होंने ब्राह्मणवादी विचारधारा मिला करके बहुत से जातक कथाएं जो लिखा गया या जो इनके जो जितने भी धम्म पिटक है उसमें बहुत सी ज़्यादा ब्राह्मणवादी विचारधारा डाल रहे हैं। एज ए रिजल्ट हुआ कि हमारे समाज के लोग गौतम बुद्ध के पढ़ने के बावजूद भी जातक कथाएं में, अभिधम्म पिटक में ऐसी बातें आ गई, वो लगता कि ब्राह्मणवादी विचारधारा है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि बुद्धिज़्म में आने के बावजूद भी हम लोग हिंदू ही रहते हैं और उसी विचारधारा को मानते हैं। तो गौतम बुद्ध को इन्होंने क्या कहते हैं, ये जानते थे कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक ऐसी विचारधारा है जो समाप्त कर सकती है। इसीलिए गौतम बुद्ध को उन्होंने विष्णु भगवान का अवतार घोषित कर दिया, हम सब जानते हैं, और गौतम बुद्ध के बारे में मिला दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हीं बातों को टच किया। इसीलिए बाबा साहब को कहते हैं गौतम बुद्ध के विचारधारा को नहीं मानते, वो कहते हैं नव बुद्धियान हैं, हम न्यू बुद्धिज़्म को बात मानते हैं। तो वहाँ से शुरू होकर के बाबा साहब फिर अशोक की बात करते हैं, नीचे आते हैं तो कबीर की बात करते हैं और रविदास की बात करते हैं, कबीर की ज़्यादा बात करते हैं। और फिर नीचे आते हैं तो ज्योतिराव फुले, साहू जी महाराज, इस तरह के आइडियाज़ को, ज्योतिराव फुले के आइडियाज़ को, साहू जी महाराज को आइडिया को, तब जाकर के हमारा संविधान इस रूप में। आश्चर्य की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत सी बातों को संविधान में दरकिनार कर दिया गया। आपको आश्चर्य की बात है कि बाबा साहब की कई बातों को संविधान में माना ही नहीं गया। क्या क्या बातें नहीं मानी गई, पहले तो मैं ये बताऊं कि क्यों बाबा साहब अम्बेडकर को हम जनक कहते हैं। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी का मुख्य काम क्या होता था, ड्राफ्टिंग कमेटी का मुख्य काम ये होता था कि जितने भी लीगल एस्पेक्ट आ रहे हैं या जो भी एडवाइस आ रहे हैं, जो चाहे बेनेगल के द्वारा आए हों, चाहे BN राव के द्वारा आए हों, चाहे महावीर त्यागी के द्वारा आए हों, इनफैक्ट चाहे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आए हों, सभी आइडियाज़ को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एनालिसिस करके फाइनल रिजल्ट बनाते थे, जैसे टीचर फाइनल करता था। और चूँकि फाइनल करने वाले फाइनल अथॉरिटी थे, इसीलिए उनको जनक कहा जाता है। ये आश्चर्य की बात है कि भारत के जो तमाम लोग हैं ये बात नहीं मानते कि कैसे वो फाइनल करते थे। मैं एक एक करके बात बताते चलता हूँ कि कैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बहुत सी बातों को मनवाया
और इनफैक्ट सारी बातों को बाबा साहब ने मनवाया इन सभी से। पहले तो श्याम प्रसाद मुखर्जी कहते थे कि ये डेमोक्रेसी नहीं आनी चाहिए, वह हिंदू धर्म की बात करते थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस आइडियाज़ को कैंसिल करवाया संविधान सभा में। रघुबीरा कहते थे कि आपको प्राचीन काल की बात को माननी है, बाबा साहब ने उसको भी कैंसिल करवाया। इन्होंने कहा कि नहीं, प्राचीन काल की बात नहीं चले। सर B.N. राव ने कहा कि कौटिल्य की बात को हम संविधान में लाएंगे। कौटिल्य के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको भी कैंसिल करवाया कि नहीं, कौटिल्य की बात नहीं होगी। और जो इम्पोर्टेंट बात है रिजर्वेशन का मुद्दा पे, बाबा साहब अम्बेडकर जब रिजर्वेशन की बात आने लगी तो बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ा विरोध होने लगा और ये कहा गया कि भाई आप तो पूना पैक्ट को दोबारा लाना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम पूना पैक्ट को कहाँ ला रहे हैं, पूना पैक्ट लाते तो ड्यूअल सिटीजनशिप की बात होती, उसको मना कर दिया गया, आपने मना कर दिया। तो बाबा साहब कहे कि नहीं ठीक है, पूना पैक्ट नहीं आएगा लेकिन रिजर्वेशन का बिल आएगा। इस बात पे जवाहरलाल नेहरू से लेकर महात्मा गांधी, सरदार पटेल और के मुंशी, ये जो JB पंत इंस्टीट्यूट के गोविंद बल्लभ पंत, सभी लोगों ने एक साथ विरोध किया। बाबा साहब ने कहा कि मेरे रहते संविधान सभा, मेरे रहते यदि रिजर्वेशन का बिल पास नहीं होगा तो मैं आपको इस्तीफा दे रहा हूँ। ये बात सरदार पटेल से कही थी और सरदार पटेल ने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं इतना कच्चा इंसान नहीं हूँ, यदि आप कहते हैं कि रिजर्वेशन के बिल पास होगा तो ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं करूँगा। और सरदार पटेल को भेजा किसने था? जवाहरलाल नेहरू ने भेजा था, ये कहने के लिए कि आप मनाओ। और इससे भी बड़ी बात क्या हुई संविधान सभा में कि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी और सरदार पटेल आपस में डिस्कस कर रहे, गुफ्तगू कर रहे थे। कह रहे बड़ा आश्चर्य की बात है, अम्बेडकर की तो बात छोड़ो ही, वो तो है ही लड़ाकू। ये जवाहरलाल नेहरू, मैंने दूसरे शब्दों में बोल रहा हूँ कि अम्बेडकर की बात तो छोड़ो, वो तो है ही है इस तरह का, मैंने दलितों की बात करने वाला, पिछड़ों की बात करने वाला। मुझे आश्चर्य जगजीवन राम पे है। जगजीवन राम भी एक सदस्य थे और जगजीवन राम भी अम्बेडकर के कैंप में चला गया है। और वहाँ पे एक और थे मसूरियद्दीन पासी, वो भी संविधान सभा के मेंबर थे, वो भी बाबा साहब की बात कर रहे हैं। और तो और एक मुथु स्वामी चेन्नई से थे, मद्रास से थे, वो भी बाबा साहब की बात कर रहे। तो वो कह रहे ये तो बड़ा चालाक आदमी है, बाबा ये इस व्यक्ति ने सबको मैंने अपने घेरे में ले लिया है, सबको समझा दिया, पता नहीं इसने क्या किया, सबको कर ले। इस आधार पे बाबा साहब ने, जरा सोचिए, जॉन ऑस्टिन के हिसाब से या हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो 5 वॉल्यूम में, बाद में इसको 10 वॉल्यूम किया गया। हम लोग पढ़ते नहीं है ना, इसलिए हमें पता नहीं है। तो उस 10 वॉल्यूम में सारे डिटेल दिए गए हैं जो संविधान सभा आज के भारतीय पार्लियामेंट में रखा गया। हम सबको पढ़ना चाहिए। हमारा वही गीता, कुरान और बाइबल जिसको आप समझते हैं, उसके सिवा हमारे पास कुछ नहीं है, वही हमारा आधार है। और आश्चर्य की बात है कि हम सब किसी के पास नहीं है, हम लोग किसी के पास बाबा साहब की किताब नहीं है। एनीवे, तो बाबा साहब की इस बातों को लेकर उसने कहा अरे उसने सबको मना लिया और मजबूर कर दिया है। तो एक व्यक्ति ने जो आज रिजर्वेशन का बिल है वो केवल बाबा साहब की देन थी, या और किसी की बस की बात नहीं थी लागू करना। और तब आया, आपको दूसरी बात बता रहा हूँ, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो रही थी संविधान सभा में। तो बाबा साहब के साथ में 9 महिलाएं थी संविधान सभा में। और जब 9 महिलाओं की बात थी, 2 बिल और रिजर्वेशन के साथ 2 बिल और पारित होना था कि महिला रिजर्वेशन लागू होगा और दूसरा मुस्लिम रिजर्वेशन लागू होगा। इन दोनों ही बातों को मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने विरोध किया और महिलाओं ने विरोध किया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि बाबा साहब के इस आइडिया पे कि नहीं दलितों के लिए रिजर्वेशन होगा, ये 5 महिलाओं ने, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता और अजीजा रसूल ने, बेगम अजीजा रसूल ने बाबा साहब को पूरे संविधान सभा में सपोर्ट किया। और ये बाबा साहब की समझदारी थी कि उन बातों को वो उन बातों को मना लेते थे। और क्या किया बाबा साहब ने, एक रिजर्वेशन को बिल को लेकर के, दूसरा बात वी द पीपल को लेकर के,
और जो फंडामेंटल राइट की बात थी संविधान सभा में, इसको लेकर के बड़ा तामझाम चल रहा था कि फंडामेंटल राइट क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि जब फंडामेंटल राइट की बात आई, मौलिक अधिकार की बात आई, तब भी बहुत विरोध हो रहा था। किस फंडामेंटल राइट्स को हम चुने ना चुने, किसको माना जाए कि ना माना जाए। भाई साहब ने बताया ना आर्टिकल 13 के बारे में, आर्टिकल 19 के 14 के बारे में, ये सब पहले नहीं चल पा रहा था कि जाति को समाप्त करें या ना समाप्त करें, ये बड़ा विषय था। वहाँ पे यहाँ जो हमारे पास एक बड़ा लंबा लिस्ट है, मैं आप कहेंगे तो लिस्ट पढ़ कर सुनाऊँगा। उस लिस्ट में एक मेरे ख्याल से आर.के. नीरज चौधरी थे या रघुबीरा ही थे और महावीर त्यागी थे। महावीर त्यागी ये कह रहे थे कि दलितों में अब गरीबी नहीं रह गई है, दलित जानबूझकर दिखावा कर रहे हैं। कोई मेंबर सदस्य थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। ये ना लेख अवेलेबल है, श्याम बेनेगल की माने वीडियो है, इस पे आप देख सकते हैं। सौरभ भास्कर ने इसको ये किया है, एंकरिंग किया है। ये 10 वॉल्यूम में है, आप देख सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट को लेकर के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जब ये बात कह रहे थे, तब ये बात हो रही थी कि अनटचेबिलिटी को समाप्त करें कि ना समाप्त करें। तो कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, अनटचेबिलिटी तो ठीक नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि जाति है ही नहीं, यानी इस तरह के बिल को संविधान में लाने से मना कर रहे थे। आप जरा सोचिए, इस तरह के बिल को संविधान में लाने से मना कर रहे थे और बाबा साहब फोर्सफुल्ली अपनी बातों को रख करके और इस अनटचेबिलिटी बिल को लाए थे और उसको समाप्त किया और लॉ लगवाया। तब जा कर के आज हम लोग जो अनटचेबिलिटी है उसके लिए बाद में कांग्रेस की सरकार ने SC/ST एक्ट लागू करवाया। ये केवल बाबा साहब की बात थी, जान लीजिए। और न केवल इतना, बल्कि हमारा समाज कानून से बहुत कमज़ोर है, आप जानते हैं। और बाबा साहब ने ये बात कही, जो वकील साहब जानते होंगे, जो आर्टिकल 32 की बात हो रही थी, हर जुडिशरी के पास जा कर के एक अपराधी को वहाँ पे माने न्यायालय में प्रेजेंट करना, ये इस पे भी बहुत जोर पड़ा था। और जहाँ सोचिए, बाबा साहब अगर कानूनविद ना होते तो ये ला नहीं पाते। ये जो जितने भी बिल लाए हैं हमारे पक्ष से, वो ला नहीं पाते। बहुत विरोध करने वाले लोग वहाँ पे थे, बहुत ज़्यादा विरोध करने वाले थे। और बाबा साहब ने लड़ करके, आश्चर्य की बात है कि जो दलित सांसद भी थे, मतलब असेंबली में सदस्य, वो भी बाबा साहब को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, एक ही 2 मुद्दे पर सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन बाबा साहब ने अपने समझदारी से, मैंने बताया कि फ्रांस का एग्जाम्पल दे करके, ये रेसिज्म का एग्जाम्पल दे के, आपका अमेरिका की एग्जाम्पल दे करके इस बिल को लाया। तब जा कर के ये सारे बिल पास किए गए। एक बिल पे और बात हो रही थी कि क्या एजुकेशन फ्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैंने आंदोलन में बार बार कही है कि एजुकेशन फ्री होना चाहिए। यह बात मैं अपने से नहीं कर रहा था, यह बात बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में कही थी। और आश्चर्य की बात है कि संविधान सभा ने इस बात को नहीं माना। एजुकेशन फ्री होना चाहिए, इस बात को संविधान सभा ने नहीं माना। और बाबा साहब वोट के अधिकार पे हार गए, यहाँ पे जो असेंबली में डिबेट में हो रही। लेकिन आप जरा सोचिए कि फीस वृद्धि या एजुकेशन फ्री का मुद्दा बहुजन आंदोलन था। हमारे ही लोग शिक्षा से वंचित होते हैं, हमारे ही बच्चे शिक्षा से अगर आज फ्री एजुकेशन हो गया होता उस ज़माने से, तो जरा सोचिए आज जो हम लोग जितने भी पढ़े लिखे बैठे हैं उन्हीं की बदौलत है ना। पैसा दे करके थोड़ा बहुत पढ़े, लेकिन अगर फ्री एजुकेशन होता तो शायद कितनी बड़ी बात होती। और समाजवाद के मुद्दे पे के एम मुंशी साहब थे और ये महावीर त्यागी थे, बात कर रहे थे। और जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि समाजवाद की बात करेंगे। तो बाबा साहब कहे इकलौते थे, अरे नेहरू से बात करते कहते कि आप समाजवाद की बात कर रहे हैं संविधान सभा में, आप इस बात को कैसे लागू करेंगे। हम तो चाह रहे हैं कि समाजवाद का मतलब ज़मीन का वितरण होना चाहिए, ज़मीन का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। हमने आपको क्या बताया कि सामंत राज से मिल करके ज़मीन को अपने पक्ष में करा लेते थे, तभी ज़मींदारों के पास 100 बीघा खेती है। ये अपने ईमानदारी से खेती नहीं आई है, ये ईमानदारी से खेती नहीं है। इन्होंने फॉर्जरी करके या ये कहे कि राज्य को अपने पक्ष में करा करके, तभी साहब कांसीराम कहते थे कि राज हुक्मरान बनना है। ये हुक्मरान बन करके
चाहे आपका रैयत बाड़ी संस्था हो, चाहे अस्थाई बंदोबस्त हो, चाहे शेर शाह के ज़माने, सभी इन लोगों ने अपने पक्ष में करके तब जा कर के ये धनी बने। तो बाबा साहब ने कहा कि अरे संविधान सभा में बात कही कि ज़मीन का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, ज़मीन का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन चूँकि बाबा साहब अकेले पड़ जाते थे, जैसे कि हम लोग अकेले पड़ जाते हैं, तो वो बात लागू नहीं करा पाए। और आज ये हमारा डिमांड है और हमारी सरकार कभी आएगी तो हम इसको फ्री एजुकेशन व्यवस्था करेंगे। जिस दिन भी बहुजन समाज की सरकार बनी और हमारी बात चली तो तय है कि फ्री एजुकेशन कराएंगे और ज़मीन का भी बंटवारा कराएंगे, चाहे जो भी कुछ करना पड़े। ये बाबा साहब की बात थी और इसीलिए बाबा साहब ने इस बात को कहा। एक और संविधान सभा में बहस चली कि जो लैंग्वेज है वो कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए। बाबा साहब कह रहे थे कि इंग्लिश इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज, इंग्लिश को हम अपने देश की भाषा बनाएंगे। लेकिन बहुत से लोगों ने मिल करके, जवाहरलाल नेहरू से मिल करके, ये बड़ा डिबेट है, लंबा डिबेट चला है लिंग्विस्टिक को लेकर के, लेकिन वो बात हो नहीं पाई। किसी ने कहा कि संस्कृत हमारी देवनागरी है, किसी ने कहा कि हिंदुस्तानी बोली है, तो बीच में हिंदुस्तानी उर्दू और हिंदी के मिक्स, संस्कृत के मिक्स बोली को इन्होंने हिंदुस्तानी कहा और ये कहा कि हिंदुस्तानी बोली लगनी चाहिए। लेकिन बाबा साहब एडमांड थे कि इंग्लिश होनी चाहिए। और देखिए, ये सत्य है कि बाबा साहब ने ये बात नहीं करा पाई कि इंग्लिश राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन बाबा साहब की वजह से तय हो पाया था कि बोलचाल की भाषा हमारी हिंदी रहेगी और ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा। और इसीलिए आज़ादी के बाद से लेकर के देखिए, सुप्रीम कोर्ट की भाषा, हाई कोर्ट की भाषा, यूनिवर्सिटी की भाषा सब इंग्लिश में है। और इसी बात को बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है। शिक्षा को नहीं कहते हैं, अंग्रेजी भाषा को कहते हैं कि शिक्षा श्रेणी का वो अंग्रेजी भाषा से दूध है जिससे हम सब खोल सकें, जिससे हम अपने अधिकार पा सकेंगे। तो मैं यहाँ पे कई बार ये बात कह चुका हूँ कि हमारे बच्चों के इंग्लिश सीखना चाहिए, इंग्लिश सीखना। जिस दिन आप इंग्लिश सीख गए उस दिन हम बाबा साहब की तरह ना विदेश में पढ़ाई कर सकते हैं। इंग्लिश सीख करके हमारे पास बहुत डिटेल है, इंग्लिश सीख करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हर चीज़ को माइन्यूटली, एक जगह पे MB कामत हैं, MB कामत कर रहे हैं कि अरे उस समय बाबा साहब ने कहते हैं, भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, कह रहे हैं कि आपके ना मेहनत को देखकर मुझे जलन होती है, आप इतना मेहनत क्यों करते हैं। तो बाबा साहब कह रहे हैं, आप लोगों ने मुझे इतना जिम्मेदारी दे रखी है और मैं तो ये सोच कर आया था कि मैं केवल संविधान में अपने लोगों की बात करूंगा। आपने तो मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बना दिया है और जब ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बना दिया है तो मैं अपना निर्वहन ठीक से करूंगा और जो मुझे लगेगा सत्य है वो करूंगा। उस वक्त भी ये विरोध हो रहा था। MB कामत ने ये, आप कहें बाबा साहब की चापलूसी करना या बाबा साहब को जैसे ब्राह्मण करते हैं अपने घेरने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद फिर ये बात रिजर्वेशन की बात आई कि आप सबको रिजर्वेशन क्यों देना चाहते हैं। मैंने पहले बाबा साहब की तारीफ़ की है, उसके बाद कर रहे थे कि आप रिजर्वेशन क्यों देना चाहते हैं, तारीफ़ करके। तो ठीक है, वो तारीफ़ अलग बात है, लेकिन जिस तरह से बाबा साहब ने मेहनत किया था उस मेहनत से हमें ऐसा लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे समाज के लिए बहुत मेहनत किया था। और इसमें कई और धाराएं हैं और ये डिबेट लंबा चलेगा। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको कभी भी जब ये बात कही जाए कि बाबा साहब कैसे संविधान के जनक है, तो आप कहिएगा कि बाबा साहब को अधिकार थे कि हर बिल्स को उसको मैंडेटरी करना। और जब फंडामेंटल राइट्स की बात आई तो फंडामेंटल ड्यूटी की भी बात आई। और बाबा साहब ने एक बार अधिकार छोड़ के जा रहे थे। फंडामेंटल ड्यूटी में एक ड्यूटी ये भी है कि फ्री एजुकेशन की बात हुई थी। बाबा साहब ने कहा कि इसके पीछे लॉ नहीं लगेगा, लेकिन इसके पीछे डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल लगेगा। हर राज्य सरकार मजबूर होगी इसको फॉलो करने के लिए। इसीलिए देखिए, बाबा साहब की वजह से वेलफेयर राज का कॉन्सेप्ट आया, इसी प्रिंसिपल की वजह से, डायरेक्टर प्रिंसिपल की वजह से। बाबा साहब ने शायद किसी के कहने से संविधान सभा में ये बात आई थी कि अगर आप फंडामेंटल राइट ला रहे हैं तो फंडामेंटल ड्यूटी भी लाइए। तो बाबा साहब ने अपने नज़रिए से फंडामेंटल ड्यूटी को माइल्ड किया, उसमें
फ्री एजुकेशन डाला, लैंड डाला, और ये कहा कि हमारे लोगों के बीच रैशनैलिटी की बात होनी चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटी में राइट है, और शायद इसलिए कि जिस दिन हमारे समाज के लोग रैशनैलिटी को समाज की बात ही नहीं, अगर अपर कास्ट के बच्चे भी रैशनैलिटी को समझ जाएं, चाहे जनरल कैटेगरी के बच्चा, चाहे किसी कैटेगरी, तो वो संविधान को मानना शुरू कर देगा, है ना। और इस तरह संविधान को बाबा साहब ने रचा है। तो फंडामेंटल ड्यूटी में भी ये सारी बात बाबा साहब लेकर आए, और आप देखिए कितनी अच्छी बात रही कि बाद में समाजवादी सब बाद में जुड़ा है, पहले नहीं जुड़ा है। समाजवादी शब्द भी बाद में जुड़ा है और धर्मनिरपेक्ष शब्द भी बाद में जुड़ा है, केवल इस वजह से कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उस विजन को वहाँ पे स्क्रूटनी किया जो संविधान सभा में था। इसीलिए बाबा साहब को जनक बोलना चाहिए, क्योंकि हर पहलू को बाबा साहब अम्बेडकर ने चेक करके, जैसे टीचर फाइनल अथॉरिटी कौन होता है? अगर मैं अपने क्लास में टीचर हूँ और हमारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो फाइनल अथॉरिटी मैं ही तो हूँगा, तय करने वाला किसको कितना नंबर मिलेगा, किसका नहीं मिलेगा। बाबा साहब इसीलिए फाइनल अथॉरिटी थे कि किस बिल को कहाँ पर रखना, किस बिल को नहीं रखना। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर को हमारे समाज को लोगों ने जनक कहा। और ये जो बीजेपी की सरकार है या इन लोगों की सरकार है, जो ये र्यूमर फैला रहे हैं कि संविधान सभा में बाबा साहब का कुछ रोल नहीं है, तो उनका कहना बिल्कुल गलत है और हमारे समाज को तैयार होना चाहिए। इसीलिए मैं अपनी बात इस बात से समाप्त करूंगा कि यदि बाबा साहब को ज़िंदा रखना, हमारे समाज को ज़िंदा रखना है, तो आप अपने घरों में बाबा साहब की राइटिंग्स को जितना आप पढ़ेंगे। एक बात और याद आ गया अभी जस्ट, अब एक सवाल बाबा साहब के सामने हमेशा था, वो ये था कि संविधान सभा में बाबा साहब ने एक बात की थी, नैतिकता की बात की थी। उसका नाम दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता की बात की थी। और आंद्रे बेत एक प्रोफेसर हैं, जर्मनी के प्रोफेसर हैं, भारत में भी थे। उन्होंने एक किताब इसी पे बाबा साहब की आइडियाज़ को मानते हुए एक लेख लिखा जिसका नाम था संवैधानिक नैतिकता। और इसी पे एक सेमिनार नाम का एक मैगजीन थी जिसने 2010 में ये कहा था कि किसको संवैधानिक नैतिकता कहें। आपके सामने सवाल है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान क्यों है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का संविधान, अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, न्यूजीलैंड का संविधान छोटा संविधान है, भारत का संविधान बड़ा है। और बाबा साहब ने इस सवाल का जवाब ऐसे दिया था कि भारत में रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी बहुत ज़्यादा है, यहाँ के लोग स्वार्थी बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ के लोगों में नैतिकता की बहुत कमी है, वो जानते नहीं हैं, एज ए रिजल्ट कि संविधान का मिसयूज ज़्यादा करेंगे। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि हर चीज़ को यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, यानी मुख्यमंत्री के क्या पावर हैं, एक वाइस चांसलर तक की बात है कि वाइस चांसलर के क्या पावर हैं, एक प्रोफेसर के क्या पावर हैं, सब कुछ रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से चलता है लिखित संविधान। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि चूँकि भारत में जातिगत देश है, जातिवाद की बात है, अपने दिमाग से लोग संविधान को मिसयूज करते हैं, और इसीलिए हम अपने संविधान में एक एक चीज़ लिख के बनाएंगे। और आने वाले समय में ऐसा जब मैंने कहा कि जब हमारा देश, जब हमारा समाज हुक्मरान बनेगा, तो हम संविधान के उन तमाम बारीकियों को लिखित लाएंगे जिसकी वजह से ये जो तथाकथित दूसरे समाज को जिसको लाभ लेते हैं उनको हम लाभ नहीं देंगे, क्योंकि बाबा साहब ने एक बार संविधान में कह गए थे कि नैतिकता होनी चाहिए। और उस नैतिकता का हवाला ये कि आप देखिए कि वो नैतिकता केवल उनकी बात नहीं थी, हमारे समाज के लोगों के अंदर भी उस नैतिकता की बड़ी कमी है, जो हम बाबा साहब की उस बात को नहीं मानते हैं कि जो पे बैक की सोसाइटी की बात है या पढ़ने की बात है। हम सब संविधान की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, लेकिन दोस्त कभी पढ़ाई नहीं करते और हम ज़्यादा नहीं पढ़ते। और मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले अपने बारे में, जैसा कि अखिलेश भाई ने कहा था, मैं अपने बारे में 2 मिनट और बात करूंगा। देखिए मेरे अंदर अंबेडकर कैसे घुस गए, मैं कैसे बाबा साहब का फॉलोअर हुआ। मुझे बीएसपी का लर्निंग नहीं मिली थी, मुझे बहुजन समाज पार्टी ने बंगाल में नहीं सिखाया था, मुझे किसी बाबा साहब अंबेडकर से भी मैं नहीं सीख पाया था, मुझे नहीं पता था क्या जातिवाद है। लेकिन मेरे हाथ से लोग जो पानी छूकर नहीं पीते थे और मुझे चमार करके दुत्कार देते थे, तो मुझे बड़ी पीड़ा होती थी।
मेरे पिताजी बंधुआ मजदूरी करते थे और ये बात मैंने कई बार कही है। और बंधुआ मजदूरी जब करते थे तो उनको खाने को होता नहीं था, वह चोरी करते थे और चोरी करके घर पे खाना लाते थे। मेरे पिताजी को भी नहीं मालूम था कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन है, या इस देश का संविधान क्या है, या इस देश में बीएसपी क्या है, वो भी नहीं जानते थे। लेकिन जो अत्याचार पिताजी ने देखा ज़मींदारों का, उससे उनको बड़ा कष्ट होता था। अब ये सोचिए कि मेरे पिताजी को केवल जो खाना मिलता था, जूठा ज़मींदार खाना देते थे। नीचे जूठा खाना चावल होता था और ऊपर सफ़ेद भात होता था, नीचे जूठा होता था। और इस तरह की कई घटनाएं जब घटी थी तो पिताजी ने जो ज़मींदारों के यहाँ से रिवोल्ट कर रात के भाग गए। इतना अत्याचार करते थे और वो गांव में क्या करते, जब आते थे तो चिल्लाते थे। जैसे मेरी माँ का नाम सोनमतिया है तो कहते हैं सोनमतिया, या कुछ ऐसे चिल्लाते थे। और औरतें इतना डर से खड़ी हो जाती थी और जब भी वो आवाज़ देते थे हमारी औरतें और हमारे समाज की औरतें भाग कर जाती थी उनके खेतों में काम करने के लिए। ये बहुत दिनों तक चलता रहा। यही देख करके मैं बड़ा हुआ और मुझे ऐसा लगता था कि हम तो इंसान है ही नहीं। आपको आश्चर्य की बात होगा, पता नहीं हमारे बच्चे शायद ये बात नहीं जानेंगे जो हमारे समाज के हैं, कि हमारे यहाँ गोबराहा रोटी चलता था और मरे जानवर के मांस खाने की परंपरा थी हमारे। मैंने ये चीज़ नहीं देखा, गोबराहा रोटी मैंने देखा। लेकिन क्या होता था कि हमारे यहाँ एक गांव है मढ़हा, और हमारे दादी बताती थी कि हमारे मामा के यहाँ से गोबराहा रोटी आता था। गोबराहा रोटी का अर्थ जो बुजुर्ग हैं वो जानते होंगे कि जब गाय और भैंस चरती थी तो उससे जो गेहूँ निकलता था और टॉयलेट के माध्यम से, गोबर के माध्यम से, उसको हमारी दादी चालती थी और हमारे मामा के यहाँ से आता था, तब जाकर के हमारे घर में रोटी बनती थी उस ज़माने में। और ये दिन हमने देखा। हम ड्राई फ्रूट नहीं जानते थे, हम सेब भी नहीं जानते, अंगूर भी नहीं जानते थे। जब मैंने पीएचडी किया, जब जेएनयू में था, तब भी नहीं जानता था। पीएचडी करने के समय भी ड्राई फ्रूट का बात हमने, जब मैं प्रोफेसर बना तब मैं ड्राई फ्रूट खाना शुरू किया। आश्चर्य सोचिए कि कितने दिनों की लंबी स्ट्रगल के बाद मैं ड्राई फ्रूट जाना कि ड्राई फ्रूट होता है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ पे जब मरा जानवर आता था, गांव के यादव लोग लाते थे, कई जानवर मर जाता था तो कहते चमरौटी में जानवर को छोड़ दीजिए। तो चमरौटी से हमारी दादी या हमारे गांव के लोग सिर पे ला के रहते थे और हर घर में घूमते थे कि ये खाना आया है, किसी को खाना है कि नहीं। तो नए बच्चे विरोध करते थे लेकिन बाकी पुराने लोग उसको खाते थे। और एक घटना और बताऊं कि ये जो जानवर होते थे, कई बार उनको एक मजरेटी है हमारे यहाँ, इस मजरेटी कहते हैं, पता नहीं यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारे यहाँ मजरेटी है। मजरेटी में मरे जानवर को गाड़ दिया जाता था या जानवर को ऐसे छोड़ दिया जाता था। तो चमरौटी में 3-4 चमरौटी है। एक मेरी चमरौटी है, हम लोग एक उत्तराहा दक्षिणा की चमरौटी अलग है मेरे गांव में, और एक मढ़हा वो चमरौटी है, एक रमजीतगढ़ जगह के 4-5 चमरौटी एक साथ। अगर ऊपर से चील जब मैंने उड़ने लगती थी, अब उनको लगाता था कि कोई जानवर है, तब हमारे चमार लोग जब दौड़ कर जाते थे उसको लेके आते थे और कई बार मिट्टी खोद कर निकालते थे। अब जरा सोचिए, ये कोई देश है जहाँ पे आपको इस तरह के खाने को मजबूर होना पड़ा और तब आप कहते हैं कि हमारे बच्चों से तुलना कीजिए। कितनी बुरा दिशा जीवन हमारे पूर्वज ने जिया है, जो मर गए, जो खप गए, जिनको पता ही नहीं कि ये राइट और बाबा साहब क्या हैं। आप जरा सोचिए कितना। इतना ही नहीं, मेरे भैया थे शिवकुमार भैया, अब नहीं रहे इस धरती पे, वो ना जब जनरेटर जैसे चल रहा है, पानी चलता था पंपू सेट का, तो चूहे निकल के भागते थे, है ना। तो उस चूहों को पकड़ करके भून करके नमक और मिर्च लगा कर खाते थे और मैं छोटा था, उनको देखकर मैं भी खाता था। आप जरा सोचिए, और जरा सोचिए कि आप इतना मजबूर हो गए कि आपको ये खाना है, ये चूहा खाना पड़ता था। और आज भी जातिगत आधार पे मुसहर कम्युनिटी है जो बिहार में चूहा खाती है, आज भी सत्य है, यहाँ भी खाते हैं। तो जरा सोचिए, कास्ट सिस्टम ने आपको इंसान थोड़ा बनाया,
कास्ट सिस्टम ने आपको इंसान तो बनाया नहीं, जानवर बनाया। और इस तरह से कई कई महीनों की रोटियां जो सूख जाती हैं, उन रोटियों को मेरी दादी ये जो बाल्टी होती थी उसमें रख देते थे। उसमें कीड़े लग रहे हैं कि क्या लग रहे हैं पता नहीं, तो इसमें गुड़ डाल करके महीनों बाद 10 दिनों बाद उसको बनते, उसको गुरम्मा रोटी कहते थे, गुरम्मा रोटी खाते थे। टांगुन, सावा, कोदो आप लोग शायद जानते होंगे, ऐसे खाना, गुम का साग, ऐसे साग खा करके मेरी परवरिश हुई है। तो बताइए मुझे गुस्सा क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं मैं दुनिया के खिलाफ़ लड़ूंगा। विक्रम एक दिन में बना नहीं, यही सब देख करके मुझे गुस्सा आता है, उबाल आता है कि तुम हमसे तुलना कर रहे हो, यूनिवर्सिटी के लोग तुलना कर रहे हैं, हमसे तुलना करेंगे जिसने ज़िंदगी ऐसी देखी है, और हमसे तुलना कर रहे हो आप कि मुझे इंग्लिश नहीं आएगा, मुझे ये नहीं आएगा, मुझे वो नहीं आएगा। हमारे केवल विक्रम की बात नहीं है, ऐसे हमारे तमाम बहुत लोगों ने इस तरह की ज़िंदगी जिया। और कुछ लोगों ने लिखा है, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन लिखा, मुर्दैया में तुलसीराम ने लिखा, आप पढ़िए। सुराज सिंह बेचैन ने अपना बचपन अपने कंधों पे लिखा, और सुराज सिंह बेचैन ने अपना बचपन अपने कंधों पे लिखा, और मोहनदास नेमिष अपने अपने पिंजड़े लिखा। कौशल्या बेसेंत्री ने किताब लिखी। हम अपने सभी समाज से हमेशा मैं आग्रह करता हूँ, आप उनकी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी हिस्ट्री लिखिए, आप अपनी किताब लिखिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी के संघर्ष को लिखेंगे, वही संघर्ष हमारे बच्चे के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। वही चीज़ बाबा साहब से भी ये गलती हो गई थी। बाबा साहब ने अपनी ज़िंदगी नहीं लिखी कि बाबा साहब ने कितने इनकी ऑटोबायोग्राफी नहीं आई है, किसी और ने लिखा, धर्मवीर कीर्ति ने लिखा बाबा साहब का जीवन। तो हमने सीखा बाबा साहब के बारे में। बाबा साहब को जानना है तो डॉक्टर धर्मवीर कीर्ति की किताब है, बाबा साहब की बायोग्राफी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर बाबा साहब अपनी जीवनी लिखते तो शायद अपने कष्टों को कितना लिखते। और मैं अपने जहाँ भी जाता हूँ, अपने सभी जो हमारे बुजुर्ग हैं, अपने साथी हैं, छात्र हैं, सबसे कहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी लिखो, तुम्हारा ये स्ट्रगल ही रियल स्ट्रगल है। हाँ, और कोई नहीं। आपने जो कष्ट किया है आपको ही पता होगा कि कितना कष्ट अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। और अपर कास्ट के लोग तो इतने लिख चुके हैं कि पूरी लाइब्रेरी भरी पड़ी है। इसीलिए हमारा इतिहास उनके सामने बड़ा इतिहास नहीं हो पाता, हमारा इतिहास छोटा हो पाता। मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी लोग कुछ ना कुछ कविता कहानी लिख कर छोड़ दीजिए, ऐसे ही जैसे बाबा साहब लिख कर छोड़ देते थे। बाबा साहब थोड़ा जानते थे कि मेरी राइटिंग पब्लिश होगी। आपको पता है बाबा साहब लिखते थे, छोड़ देते थे, लिखते थे, छोड़ दे, पूरी की पूरी उसमें उनके बक्से में भरा रहता था आर्टिकल्स। पता नहीं कितने आर्टिकल खो गए, न जाने कितने आर्टिकल लिखे नहीं गए। बहुत कम आर्टिकल बाबा साहब की जो वॉल्यूम आई है उसमें है। बाबा साहब बहुत रेडिकल आदमी थे, बहुत रिवोल्यूशनरी आदमी थे, बहुत लिबरेशन को मानते, लिबरेटर को मानते थे। इसीलिए शिवसेना की सरकार ने बाबा साहब की किताब को रिडल्स ऑफ रामा और रामा एंड कृष्णा को बैन कर दिया था महाराष्ट्र में, इसीलिए बैन किया था। तो ज़रा सोचिए कि वो झटके में लग गई। बाबा साहब की पता नहीं कितनी किताबें हैं जो बहुत हिंदुइज्म पे कटाक्ष करती हुई किताबें हैं, कांग्रेस पे कटाक्ष करती हुई किताबें हैं, जिसको हम कभी पढ़े ही नहीं, न जानते हैं। और न जाने कितनी किताबें जला दी गई होंगी बाबा साहब की, हमें कुछ पता नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है करने की। थैंक्स कि शरद पवार और बाबा साहब के आंदोलन को, महाराष्ट्र के आंदोलन ने ब्लैक पैंथर्स पार्टी ने उस आंदोलन को लीड लिया, उसको मजबूर कर दिया। तब जाके शरद पवार ने महाराष्ट्र की सरकार से वो जो किताब इंग्लिश में आई है उसको छापा। इस पर भी कितनी बड़ी राजनीति है कि जो महाराष्ट्र की किताब है वो सही किताब है, बाबा साहब की कुछ बातें करती है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बाबा साहब की उन राइटिंग को हिंदी में ला करके बाबा साहब को हिंदू साबित करना चाहती है। और आज आप देखिए राजेंद्र पाल गौतम को इस्तीफा देना पड़ा केवल इसलिए कि उन्होंने 22 प्रतिज्ञा को शपथ लिया था। और इसी वाजपेयी की सरकार ने सत्यनारायण जटिया के सरकार में बाबा साहब को 13 वॉल्यूम है कि 14 वॉल्यूम में लाया था। तो कितना दकियानुसी बात है, कितना दोगले की बात है। एक तरफ बाबा साहब की बात करें, दूसरी तरफ राजेंद्र पाल गौतम जैसे मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। और आश्चर्य की बात है कि अरविंद केजरीवाल भी उसके साथ खड़े नहीं हुए। तो जरा सोचिए कितने दोगले की बात हो रही है।
और ये समय है हम लोग को जगने का। मैं बार बार कहता हूँ कि मरने से डरिए नहीं, एक दिन तो सबको मरना है, एक दिन तो सबको मरना है। मर जाएंगे तो अब डर जाएंगे, अब मरिए नहीं। हमारे समाज के लोगों ने, बाबा साहब ने कितना अत्याचार सहा, मैं भी उसी रास्ते पे हूँ। जिस दिन दोस्त हमारे समाज में ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जिसको डर नहीं है, एक दिन तो यार मरना है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंतर्गत विद इन द डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का सीधे विरोध का आप सबको पता है, यूट्यूब पर देखते होंगे। पहले मैंने एक धार्मिक बयान दिया था कि कैसे शंकर भगवान ने हमको एक्सप्लॉइट किया, उसके लिए मैंने एक बयान दिया था जिसकी वजह से मेरा मॉब लिंचिंग की बात थी, मुझे जलाने चले आए। दूसरा बयान दिया था कि जाति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं और ये सत्य है। हमारे SC ST OBC की बच्चे को, माइनॉरिटी के बच्चों को ही प्रोफेसर जाति देखकर नंबर देते हैं, और अगर सुंदर लड़की है तो लड़की का चेहरा देखकर नंबर देते हैं। और बजा सोचिए, आज़ादी के बाद से अब तक कितने अपर कास्ट के टीचरों ने हमारे समाज के बच्चों को फेल किया है, अच्छे होने के बाद भी फेल किया है। कितने हमारे समाज के बच्चों को ये अंगूठा काट लिया गया जैसे बताया जाता है। आप जरा सोचिए, बच्चे आकर मुझसे रोते हैं, मैं उनसे कहता तुम मेरे पास क्यों रो रहे हो भाई, जैसे मैं आवाज़ उठा रहा हूँ तुम भी तो आवाज़ उठाओ, तुम क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हो। लेकिन पता नहीं किस बात का डर है, कैसी नौकरी का डर है। मैं प्रोफेसर हूँ, मुझे नौकरी का डर है कि नहीं, मुझे भी सरकार से पैसा मिलता है, लेकिन मैं अपनी जान हथेली पे लेकर के इस तरह का विरोध कर रहा हूँ ताकि हमारा समाज जगे, उनको दिखाऊं जो भी मैं कर रहा हूँ। मैं SC कमीशन जब दिल्ली गया तो सांपला जी से मिला, सांपला जी चेयरमैन थे। वो बोल रहे हैं कि बेटा मैं आपको फादरली एडवाइस कर रहा हूँ कि आप पूरे भारत की समस्या लेकर चले आए हैं तो अपर कास्ट के लोग दौड़ा कर मारेंगे। ये सांपला का बयान है, बता रहा हूँ, जो SC कमीशन के चेयरमैन थे, अभी पता नहीं हटे हैं कि नहीं, उनका बयान था। जो BJP के सांसद थे, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो कहे कि दलित समाज के होने के नाते मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ बेटा कि तुम अगर ऐसा मुद्दा उठाओगे तो तुम्हें एक दिन मार दिए जाएंगे। तो मैंने उनके सामने तो नहीं कहा, लेकिन मैंने कहा ठीक है मार दिए जाएंगे तो मार दिए जाएंगे, मरना तो है ही है। इसके बाद अंजू बाला वहीं पे इस समय मेंबर के सदस्य हैं, उन्होंने देखा, वो BJP की सांसद रही हैं, वो कहीं कि बेटा तुम तो हमारे समाज के हीरो हो कि तुम इतना कष्ट करके झेल रहे हो, मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी के लिए कमीशन बनाऊंगी। अभी तक हम गए नहीं दोबारा से कमीशन। और तीसरा फीस हाइक का मुद्दा आपको पता है, इस पर NDTV ABVP तमाम, और इस घटने के बाद से तय हुआ कि मुझे कभी भी मार दिया जा सकता, कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है, कभी भी मेरी नौकरी जा सकती। लोग मुझसे फ़ोटो नहीं खिंचवाते हैं, मेरे साथ चाय नहीं पीते हैं, सोचते हैं चाय पीऊँगा तो ये व्यक्ति हमारा वीडियो वायरल हो जाएगा, खाना ये साथ में बैठ कर के नाश्ता करना नहीं पसंद करते। इतना मैं सहता हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर, इतना मैं सहता हूँ, जरा सोचिए मैं कैसे जी रहा हूँ। मुझे रोज़ ह्यूमिलेट होता हूँ, रोज़ मेरा अपमान होता है, रोज़ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि मैं वहीं पे जी रहा हूँ। ऐसे ही आप लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ। आप कह रहे थे ना कि मेरी बात सुनना है, आपको सीखना है, मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, या आपको छोटा भाई होने के नाते, बड़े भाई होने के नाते आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप भी इसी तरह का काम कीजिए, डरिए नहीं। जिस दिन आप ऐसा करेंगे वो दिन दूर नहीं कि हम संविधान दिवस को एक राज्य के रूप में मनाएंगे जब हमारी सरकार कभी आएगी। तो दोस्त, यही कह करके मैं आज विदा लेता हूँ, और ये मान करके कि चूँकि आप इस बात को मानेंगे, समझेंगे और पन्नालाल जी से सीखेंगे कि हर घर में बाबा साहेब ज्योतिराव फुले, साहू जी महाराज, पेरियार ललई यादव, जिज्ञासु, जयपाल मुंडा, सबकी जयंती मनाएंगे ताकि हम RSS का मुकाबला कर सकें। रोज़ रोज़ हम अपने घरों में साल भर के एक लिस्ट बना लें, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में ही इस तरह करना शुरू करें। आज यहाँ प्रोग्राम, कल वहाँ प्रोग्राम, कल वहाँ प्रोग्राम। तो आप देखिए मात्र 1 महीने के अंदर इनकी नानी न मर गई तो कहिएगा विक्रम क्या कह रहा है ना। तो आप ऐसा करेंगे, ऐसा उम्मीद के साथ मैं अपना आज की बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।